दोस्तों साल 1956 में जॉन नाम का एक पर्सन था जो कि 64 साल की उम्र में रिटायर होता है। पर जॉन अब ये सोचता है कि उसने बाकी पेंशन पर जीने वाले लोगों की तरह अपनी लाइफ नहीं गुजारनी है, बल्कि जॉन अपनी लाइफ के आखिरी सालों को अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन साल बनाना चाहता था। और इसलिए जॉन अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने की सोचने लगा, जिससे कि वो अपनी लाइफ को भी बेहतरीन बना सके और दूसरे लोगों की भी मदद कर सके। तो इसके बाद जॉन ने फैसला किया कि वो अपनी वेल्थ को तेजी से इंक्रीज करने के लिए अपने पैसों को तेजी से ग्रो करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। और अच्छी बात ये थी कि जॉन कुछ ऐसे लोगों को जानता था जो कि इसी फील्ड में काम करते थे। तो जॉन ने उन लोगों से मिलना शुरू कर दिया और जॉन उन लोगों से बात पूछता था कि आप लोगों को किस तरह की कंपनीज पसंद है और किन कंपनीज के स्टॉक्स आप खरीदना चाहते हो। तो इसी तरह के लोगों से मिलकर जॉन ने 50 कंपनियों की एक लिस्ट तैयार की और ये लिस्ट रेडी करने के बाद जॉन ने इन कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट की स्टडी करना शुरू किया और उन सभी 50 कंपनियों में से जॉन ने सिर्फ 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करके चुन लिया। और फिर जॉन इन 3 कंपनियों के सीईओ से पर्सनली जाकर मिला ताकि वो कंपनी के मैनेजमेंट को समझ सके। और फिर फाइनली जॉन ने सिर्फ एक कंपनी को चूज किया जिसका नाम था हेलॉइड और इस कंपनी का नाम आज जेरोक्स है। तो फिर जॉन ने इसमें पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और 1955 से लेकर 1959 तक जॉन ने इसमें टोटल $1,33,000 इन्वेस्ट कर दिए। जॉन ने उस टाइम पर एक शेयर $1 के एवरेज प्राइस पर खरीदा था, जो कि 1971 के आते आते $125 के ऊपर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से जॉन की $1,33,000 की इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर $1,66,25,000 हो चुकी थी। यानी कि जॉन की इन्वेस्टमेंट 125 गुना से भी ज्यादा हो चुकी थी सिर्फ 17 सालों में। अगर इसे CAGR के हिसाब से देखा जाए तो 32.85% रेट ऑफ रिटर्न से उसकी वेल्थ इंक्रीज हुई थी। लेकिन दोस्तों ये सुनने में जितना इजी लग रहा है, रियलिटी में उतना ही पेचीदा है, क्योंकि सबसे पहले तो जॉन को एक ऐसा स्टॉक ढूंढना था जो कि उसको 100 गुना के रिटर्न दे पाता और उसको उन लोगों की एडवाइस को इग्नोर करना था जो कि खुद तो इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन हमेशा ज्ञान देते रहते हैं कि शेयर्स में तेरे पैसे डूब जाएंगे वगैरह वगैरह। और फाइनली उसको स्टॉक को होल्ड करना था ऐसे माहौल में जहाँ उसे सेल रिकमेंडेशन मिल रही थी, यानी कि उसे कुछ डॉलर प्राइस बढ़ने पर उसके सो कॉल्ड वेल विशर उसको कहते थे कि प्रॉफिट बुक कर ले, गलती मत कर। लेकिन उन सबकी सेल रिकमेंडेशन को इग्नोर करके स्टॉक्स को होल्ड करना और मौका मिलने पर उन्हें और ज्यादा क्वांटिटी में बाय करना जॉन के लिए एक अलग से टास्क था। यानी कि ओवरऑल कहने की बात यह है कि स्टॉक में पैसा बनाने के लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए, अच्छे शेयर्स को देखने का और फिर उनको खरीदने का क्रेज और होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए। और पेशेंस इन सब में सबसे ज्यादा रेयर होता है। दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम कैसे शेयर्स को ढूंढकर अपनी वेल्थ को 100 गुना तक कर सकते हैं। जिसके लिए मैं जिस बुक का सहारा ले रहा हूँ वो एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग बुक है और जिसका नाम है 100 to 1 इन द स्टॉक मार्केट, जिसको थॉमस डब्ल्यू ने लिखा है। और थॉमस के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं जो 100 to 1 रिटर्न देते हैं। नंबर 1 ऐसे स्टॉक जो कि बियर मार्केट में बहुत ज्यादा निचले स्तर पर बिक रहे हो, यानी कि ऐसे स्टॉक जो किसी इकोनॉमिक रिसेशन या डिप्रेशन के टाइम बहुत ही ज्यादा टूट जाएं और आप उनको बॉटम में खरीद ले, तो ऐसे स्टॉक आपको 100 गुना रिटर्न दे सकते हैं। नंबर 2 किसी कमोडिटी का प्राइस शार्पली इंक्रीज कर जाए सप्लाई और डिमांड इशू की वजह से, तो एक ऐसी कंपनी जो कि कमोडिटी सेल करती है उसका शेयर भी 100 गुना हो सकता है। नंबर 3 लंबे समय तक बिजनेस एक्सपेंड होता रहे और इन्फ्लेशन बढ़ती रहे तब भी शेयर 100 गुना हो सकते हैं। नंबर 4 जब एक कंपनी अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करे और इन्वेस्टेड कैपिटल पर एवरेज से ज्यादा रिटर्न जनरेट करे तो ऐसी कंपनी का शेयर भी 100 गुना हो सकता है। और दोस्तों 4 टाइप में आने वाले स्टॉक्स ही मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे जल्दी 100 गुना रिटर्न देते हैं, इसलिए हमारा फोकस इन 4 टाइप के स्टॉक्स पर ही होने वाला है। क्योंकि जब कोई कंपनी लगातार कुछ सालों तक एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल कर देती रहे इन्वेस्टेड कैपिटल पर, तो ऐसे स्टॉक काफी जल्दी 100 गुना हो जाते हैं। और ये चेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप आसानी से किसी भी वेबसाइट से ROCE का डाटा चेक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ROCE चेक करने से ही आपका एनालिसिस खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इस तरह की कंपनीज में भी कुछ खतरे रहते हैं, जैसे कि जो बिजनेस बहुत ज्यादा हाई रिटर्न जनरेट करते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल पर, तो ऐसे बिजनेस को काफी ज्यादा हाई कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है और ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जिसको स्पॉइल ना किया जा सके। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक हाई ROCE वाला बिजनेस गेट द्वारा प्रोटेक्ट हो। और गेट का मतलब है एंट्री बैरियर। जैसे हम अपने घरों के बाहर गेट बनाते हैं अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही कंपनी का गेट होता है उनके बिजनेस को कॉम्पिटिटर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये गेट किसी पैटर्न की फॉर्म में हो सकता है, यानी कि जिस प्रोडक्ट का बिजनेस आप कर रहे हैं उसे बनाने का पैटर्न आपके पास ही होना चाहिए, जिससे कि दूसरा कोई इस प्रोडक्ट को बना ही ना पाए कानून की वजह से, या फिर कोई ऐसी इन्वेंशन जिसका फॉर्मूला ही सिर्फ आपके पास हो और इस वजह से कोई आपके बिजनेस में ना आ पाए, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो किसी और को मिल ही ना पाए। तो दोस्तों इसी तरह के कई सारे गेट्स हो सकते हैं जो कि कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं। बस आपको मेक श्योर करना है कि ये गेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कंपटीटर्स इन्हें क्रॉस ना कर पाए और एक एंट्री बैरियर बना रहे। फॉर एग्जांपल पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के केस में ये गेट है ब्रांड नेम और इनोवेशन, क्योंकि जब मैं कहता हूँ ग्लू तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम फेविकोल या फेविक्विक का ही आता होगा, और जब मैं कहता हूँ सील या वाटर प्रूफिंग तो आपके दिमाग में एम सील की इमेज बनती होगी। और ये तीनों प्रोडक्ट पीडीलाइट कंपनी के ही हैं। दोस्तों पीडीलाइट
एफिलिएट इंडस्ट्री की मार्केटिंग इतनी स्मार्ट और इनोवेटिव है कि हमारे दिमाग में उनके प्रोडक्ट की एक अलग इमेज बनी हुई है। इसके अलावा दूसरा गेट10 का इनोवेशन तो ये कितने इनोवेटिव है, आप इनकी एड देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि गेट क्या होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि पिछले 40 सालों में हजारों इन्वेंटर्स ने हाई गियर्स स्टॉक्स को खरीदा है, लेकिन शायद हजारों में से किसी एक ने भी ऐसे स्टॉक को 100 गुना होने तक होल्ड नहीं किया। और सभी सोचते हैं कि काश उन्होंने ऐसा कर लिया होता, और वो होल्ड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि शायद कई सारे इन्वेस्टर्स को कंपाउंडिंग की रियल पावर मालूम ही नहीं होती। तो कंपाउंडिंग को आसानी से और सही से समझने के लिए आप ये चार्ट देखिए। इसके अंदर बताया गया है कि कितने रिटर्न्स लेने पर कितने सालों में स्टॉक 100 गुना हो जाते हैं। अगर कोई स्टॉक 12.20% का रिटर्न दे तो वो 40 साल में 100 गुना होगा। अगर 40% के रिटर्न दे तो 35 साल में, और बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप 15 साल में ही 100 गुना के रिटर्न चाहते हो तो उसके लिए आपको स्टॉक्स को 35% के रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो करना पड़ेगा। आपको इनमें से जो भी नंबर रियलिस्टिक लगे आप उसे चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगले लेसन को जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। तो मान लो कि आपके घुटनों में प्रॉब्लम है जिस कारण आपको सर्जरी करवानी है, तो आप सर्जरी किससे करवाओगे? मैं जानता हूँ आप इसको एक बहुत ही बेकार क्वेश्चन समझ रहे होंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि सर्जरी करना एक एक्सपर्ट सर्जन का काम है, ना कि किसी हलवाई का। लेकिन दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम क्यों इसे भूल जाते हैं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं जिनको स्टॉक मार्केट की जीरो एक्सपर्टीज होती है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक रिस्की फील्ड है और यहाँ वहाँ से टिप्स लेकर इन्वेस्ट करना आपकी वेल्थ के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपको नहीं लेने। वैसे अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो फ्री में आप आज ही अपना स्टॉक पर डीमेट अकाउंट खोल सकते हो और इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हो। और इसी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आप स्टॉक पर अकाउंट बनाने के लिए लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप आसानी से अपने मोबाइल की मदद से ही आप स्टॉक पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है फिगरिंग द ऑड्स। तो एक नेशनल इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टिंग एक गेम है संभावनाओं का, और जब आप एक स्टॉक को खरीदते हो तब आप एक अनजाने फ्यूचर को खरीदते हो। कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर कैसा होगा, इसलिए एक समझदार इन्वेस्टर की तरह आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब ऑड्स काफी ज्यादा आपके फेवर में हो, और ऐसा करने से आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हमने अभी जाना कि इन्वेस्टिंग एक गेम है प्रोबेबिलिटी की, ना कि पॉसिबिलिटीज की, इसलिए रॉन्ग परचेज करके इस बात की उम्मीद कभी ना करें कि कभी तो शेयर टर्न अराउंड होगा और मुझे प्रॉफिट होगा। दोस्तों, इस बात के चांसेस बढ़ाने के लिए कि आपका चुना हुआ स्टॉक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप स्टॉक्स के पीए मल्टीपल को सही से समझें। क्योंकि जैसा कि गर्म कॉफी पीने से मुंह जलने का खतरा होता है, वैसे ही हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपकी वेल्थ जलने का भी खतरा होता है। हॉट स्टॉक यानी कि वो स्टॉक्स जिनका पीई औरों से ज्यादा हाई होता है। तो दोस्तों, स्टॉक प्राइस के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक है एक्चुअल अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमाती है, और दूसरा है कि लोग 1 रुपए की अर्निंग के पीछे कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है। तो सिंपल तरीके से अगर आपको समझाया जाए तो पीई को आप ऐसे समझे कि अगर आपको एक बिजनेस खरीदना है जो 100 रुपए का प्रॉफिट कमाता है एक साल में, तो आप उसे कितने रुपए देकर खरीदोगे, और प्रॉफिट के जितने भी गुना का प्राइस आप पे करोगे उस बिजनेस को खरीदने के लिए, उसे ही पीई मल्टीपल यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल कहते हैं। और किसी भी स्टॉक का पीई मल्टीपल चेक करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कोई स्टॉक करंट मार्केट में सस्ता है या फिर महंगा। और किसी भी स्टॉक में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब ऑड्स हमारे फेवर में हो, तो स्टॉक के बढ़ने के चांस और प्रॉफिट काफी बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी फंडामेंटली मजबूत शेयर लो पीए के साथ अवेलेबल हो तो उसमें इन्वेस्ट करने से हम ऑड्स को अपने फेवर में ला सकते हैं, और इससे हमारा डाउनसाइड रिस्क काफी कम हो सकता है, और साथ में ऐसा करने से और प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हमारा गोल है अपनी वेल्थ को 100 गुना करने का, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम सही शेयर्स को सही प्राइस पर खरीदेंगे, जो कि आप सिंपली कर सकते हो पीयू को एनालाइज करके। और पीटर लिंच भी कहा करते थे कि अगर आपको पीए के बारे में कुछ नहीं जानना तो बस इतना याद रखो कि आपको उन स्टॉक को अवॉइड करना है जिनकी पीए ज्यादा हाई हो, और ऐसा करने से आप खुद को बहुत सारी परेशानियों से बचा लोगे और काफी पैसा भी सेव कर लोगे। एक हाई पीए स्टॉक उस घोड़े की तरह है जिस पर बहुत भारी सामान लदा हुआ है। जैसे कि घोड़ा ज्यादा सामान के कारण तेज नहीं भाग सकता, भले ही वो इसके कैपेबल है। ठीक वैसे ही एक स्टॉक ज्यादा स्पीड से ग्रो नहीं हो सकता जिसकी पीई जरूरत से ज्यादा हाई हो, फिर चाहे शेयर कितना भी ज्यादा कैपेबल क्यों ना हो। और 100-to-1 बुक से अगला लेसन है क्वालिटी ऑफ अर्निंग एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, मान लो कि ये इनकम स्टेटमेंट है राहुल और विजय की, और ये दोनों सेम एज के हैं और दोनों की इनकम और अर्निंग सेम है। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इन दोनों के लिए अर्निंग मल्टीपल तय करना है तो क्या आप कर पाओगे? आप दोनों के लिए सेम मल्टीपल तय नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए अब दोनों की फुल इन्फॉर्मेशन पर नजर डालते हैं। राहुल जो है वो अपना बहुत सारा पैसा खर्च करता है खुद को एजुकेट करने पर, ऑल्सो वो खुद की हेल्थ पर भी काफी स्पेंड करता है, साथ ही वो एक अच्छी सोसाइटी में रहता है। लेकिन दूसरी तरफ विजय अपनी आधे से ज्यादा इनकम गैम्बलिंग और ड्रिंक्स में उड़ा देता है और एजुकेशन में कोई भी पैसा खर्च नहीं करता। इस चीज को देखते हुए ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि राहुल की अर्निंग्स फ्यूचर में ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाली है, और कंपनीज भी लोगों की तरह ही होती है और इनकी अर्निंग्स की क्वालिटी भी इस बात पर
निर्भर करती है, इसलिए इनको ब्लाइंडली कंपेयर करना घोड़े और गधे को कंपेयर करना है और इस आधार पर कि कौन तेज भागेगा। ऑथर दो तरह की अर्निंग्स के बारे में बात करते हैं, अकाउंटिंग एंड कंसेप्चुअल, और कुछ बातें हैं जो हर इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए अर्निंग्स को देखते समय। नंबर 1 की क्या कंपनी अर्निंग्स को मैनिपुलेट कर रही है, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम खर्च करके क्या कंपनी क्रेडिट पर बहुत ज्यादा सामान बेच रही है। नंबर 3 क्या वे कंपनी अपने एम्प्लॉइज की सैलरी कम कर रही है अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए। नंबर 4 क्या वो प्लॉट की प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में आए तो समझ लो कि कंपनी की अर्निंग्स की क्वालिटी खराब है, क्योंकि इन सब तरीकों से अर्निंग्स को टेम्परेरी बूस्ट तो मिल सकता है, लेकिन ऐसे कारनामों से लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग्स को स्टैंड रखना पॉसिबल नहीं है। याद रहे कि हम लॉन्ग टर्म गेम में हैं, ना कि एक शॉर्ट टर्म स्पिन पर। तो मैनेजमेंट क्वालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की अर्निंग्स क्वालिटी, और कभी भी उस इंसान के साथ बिजनेस ना करो जो ट्रस्ट के लायक ना हो। जब एक करप्ट पर्सन विद जीरो मॉरल वैल्यूज किसी कॉर्पोरेशन के टॉप पर पहुंच जाता है और काफी सालों तक बना रहता है, तो वो उस कदर का नुकसान उस ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, और वो अपने ही तरह के लोगों को प्रमोट करेगा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैंसर की तरह बन जाएगा, जिसे रिमूव करने के लिए सिर्फ टॉप पर बैठे एक इंसान को निकालने से कुछ भी नहीं होगा। पूरी की पूरी मैनेजमेंट को ही चेंज करना होगा, जो कि करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है कि इससे पहले ही ये कैंसर नुमा मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर दे, और किसी बैड मैनेजमेंट वाली कंपनी से टर्न अराउंड की उम्मीद लगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी हो सकती है। अब दोस्तों अगला लेसन है अर्निंग पावर। तो जैसे स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने के कई सारे रीजन होते हैं, वैसे ही अर्निंग्स के ऊपर या नीचे जाने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, और एज ए इन्वेस्टर हमें ये देखना चाहिए कि अर्निंग्स पावर को और अर्निंग्स पावर के बीच क्या डिफरेंस है। आइए ऑथर से ये सीखते हैं। अर्निंग्स सिंपली होती है कंपनी का प्रॉफिट। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में जाना कि अर्निंग को इंक्रीज करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग में फेरबदल, सप्लाई डिमांड में सडन सर्च और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सब किसी कंपनी की अर्निंग्स पावर को नहीं दर्शाते। अर्निंग्स पावर होती है कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ, और ये रिफ्लेक्ट होती है कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल में। और ये चेक करने के लिए कि कंपनी के पास अर्निंग पावर है या नहीं, आपको देखना चाहिए कंपनी के पिछले 10 सालों की सेल्स ग्रोथ को, प्रॉफिट मार्जिन को, रिटर्न ऑन इक्विटी को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल को, रेशो ऑफ सेल्स टू इन्वेस्ट कैपिटल को, और बिल्ड अप ऑफ बुक वैल्यू को। और हमें इन सब में ये देखना चाहिए कि ये सब कंपनी में वीकनेस को तो नहीं दिखा रहे, और अगर ये सभी चीजें सही हैं तो आप कह सकते हैं कि कंपनी के पास रनिंग पावर मौजूद है। दोस्तों इस बुक के अंदर जो भी मेन चीजें थी वो हमने आपको बता दी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।